चलिए जी, एक बार फिर से मैं आपका अपना अमित सर दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो पिछली क्लास थी हमारी उसके अंदर या उसमें हमने जो आप लोगों से डिस्कस किया था वो पार्ट था बच्चा हमारा कि अंतरिक्ष तकनीकी की भारत में कैसे शुरुआत हुई, तमाम कौन कौन सी एजेंसियां आई भारत में और उन एजेंसियों का क्या क्या काम है। ये सब बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका था। तो आइए इसी पॉइंट को, इसी बात को लेकर के अब आप लोगों के साथ, अब आप लोगों के सामने मैं उससे आगे लेक्चर सेकंड मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो इसको मस्ती के साथ पढ़ेंगे, बहुत डीप जाकर के पढ़ेंगे, जैसा कि हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं, जैसा कि हम एग्जामिनर के सामने अपने क्वेश्चंस को लिखना चाह रहे हैं। तो भारत में बच्चा शुरुआत हुई, जो सेकंड प्रोग्राम था, द्वितीय चरण था, उसकी शुरुआत होती है और उसमें के अंदर तकनीकी प्रदर्शन का चरण बेसिकली से कहा गया था कि भारत में जो भी टेक्नोलॉजी आई उन सभी टेक्नोलॉजी को आधार मान करके, उन सभी टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसके ऊपर काम हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिएगा बच्चा। भारत में जो सेकंड चरण था बच्चा, उसके अंदर तीन चीजें देखने को मिली हमें। सबसे पहले चार चीजें हमें देखने को मिली, जैसे आरंभिक चरण, परीक्षण का चरण, प्रदर्शन का चरण और विशिष्टता का चरण। ये चार बातें रही भारत के अंदर। कैसे भारत उन लर्निंग फेज में कैसे काम किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया, स्पेशलिटी फेज कैसे हुआ बच्चा। सबसे पहले लर्निंग फेज की मैं बात करता हूं, आरंभिक चरण। याद होगा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था बच्चा, 1979 भारत SLV 3 डिजाइन कर रहा था और जिसको डिजाइन किया था डॉक्टर कलाम। ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका था। पिछले लेक्चर को अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, नहीं देखा तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा बच्चा। यहां पर जो लर्निंग फेज था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह बनाया गया भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट, जिसको 4 चरणों वाला रॉकेट, सभी प्रकार के चरण ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया। और इस रॉकेट को इसलिए बनाया गया ताकि रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को स्थापित किया जा सके। बहुत अच्छे से समझना बच्चा। जो ये सैटेलाइट है, हम SLV 3 की बात कर रहे हैं, हम SLV 3 की बात कर रहे हैं। यहां पर अलग अलग 1 2 3 4 आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि 4 चरणों का, और 4 के 4 चरणों में ठोस प्रणोदक, जैसे फ्यूल की हम बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, ऐसे जब बात हो रॉकेट फ्यूल की तो उपयोग किया जाता है बच्चा, वर्ड उपयोग किया जाता है प्रणोदक, प्रोपेलेंट। और यहां पर कौन सा प्रोपेलेंट यूज किया गया है? सॉलिड, ठोस प्रोपेलेंट यूज किया गया बच्चा, प्रोपेलेंट, ठोस प्रणोदक। कौन सा ठोस प्रणोदक यूज किया गया बच्चा? ठोस प्रणोदक यूज किया गया HTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन। ठोस प्रणोदक यूज किया गया हाइड्रोक्सी टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन, जिसका उपयोग किया गया। यहां अगर मैं आप लोग के सामने आपसे डिस्कस करूं और आप लोग को बताऊं यही बातें, तो बच्चा यहां पर देखिए, ये जो फर्स्ट फेज है यहां भी सॉलिड प्रोपेलेंट था, सेकंड फेज है यहां भी सॉलिड प्रोपेलेंट था, थर्ड फेज है यहां भी सॉलिड प्रोपेलेंट था, फोर्थ फेज है बच्चा यहां भी सॉलिड प्रोपेलेंट था। आप एक बात समझिए, यहां पर रॉकेट का 90% पार्ट, जो मैक्सिमम पार्ट वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं बच्चा मैक्सिमम जो पार्ट है, उस मैक्सिमम पार्ट का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। जो एक पार्ट बचता है, जो 10% पार्ट बचता है बचा, उसके अंदर उपग्रह को
रखा जाता है। ठीक है सर, यहां बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत तरीके से समझिएगा बच्चा। भारत का पहला ऐसा फेज था, ये पहला ऐसा चरण था ये, जिसके अंदर भारत एक लर्निंग फेज में था। आपको मैंने बताया था सेंट मैक्लेडन चर्च थुम्बा के अंदर भारत ने पहला अंतरिक्ष रॉकेट, अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत, रॉकेट जो है लॉन्च करने की शुरुआत वहां से की थी। और उसका नेतृत्व पूर्ण रूप से डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ने किया था। यहां हम बात कर रहे हैं जब भारत आरंभिक चरण के अंदर था 1979, और इसरो की कमान संभाल रहे थे उस समय प्रोफेसर सतीश धवन। हम बात कर रहे हैं वहां की। प्रोफेसर सतीश धवन एक ऐसे जिन्हें भारत में उपग्रह का जनक कहा गया है, और SLV-3 से जो उपग्रह स्थापित किया गया वो रोहिणी था। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर चुका था बच्चा। अब उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और उसी बात को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए। भारत का पहला जो लर्निंग फेज था, जिसके अंदर भारत ने SLV-3 बनाया। और मैंने आपको बताया था SLV-3 को क्यों बनाया गया। SLV-3 को बनाया गया ताकि भारत रोहिणी सीरीज के उपग्रह को स्थापित कर सके, और इस उपग्रह को स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया। यहां मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो रोहिणी सीरीज के अंदर 4 सैटेलाइट भारत ने बनाए थे बच्चा। पहला सैटेलाइट रोहिणी 1, दूसरा सैटेलाइट रोहिणी 2, रोहिणी 3 पहले आया था बच्चा। पहले रोहिणी 3 आया था, फिर रोहिणी 2 आया था, रोहिणी 4 आया था। ध्यान से समझिएगा, पहले रोहिणी 1, रोहिणी 3, रोहिणी 2, रोहिणी 4 ऐसे आए थे। अब आप कहेंगे सर ये तो काउंटिंग ही चेंज हो गई। ऐसा होता बच्चा, अलग अलग जो है टीम को अलग अलग वर्क दिया जाता है, अलग अलग कार्य दिया जाता है, फिर उनकी क्षमताओं के अनुसार रॉकेट को तैयार किया जाता है, उपग्रह को तैयार किया जाता है। और यहां पर रोहिणी 2 से पहले रोहिणी 3 तैयार हो गया था। यहां अगर मैं बात करूं बच्चा तो 1979 के अंदर ये इसको लॉन्च किया गया SLV-3, क्योंकि SLV-3 को बनाया ही इसलिए गया था बच्चा। ठीक है, श्रीहरिकोटा से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन रोहिणी 3 1980 के अंदर वही SLV-3 उसका लॉन्चिंग व्हीकल था श्रीहरिकोटा से, ये पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ था बच्चा। सफल परीक्षण रहा था ये भारत का। उसके बाद अगर 1981 की बात करूं, SLV-3 ये श्रीहरिकोटा से इसको स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन ये अनसक्सेस रहा था। रोहिणी 4 की बात करूं 1983 के अंदर बच्चा, SLV-3 उसका लॉन्चिंग व्हीकल रहा था श्रीहरिकोटा से, लेकिन ये सक्सेस रहा था पूर्ण रूप से। यानी भारत अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि ये लर्निंग फेज था बच्चा। इसमें सिर्फ हम सीख रहे थे कैसे हम अंतरिक्ष में अपने रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम अंतरिक्ष में अपने उपग्रह को लॉन्च कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत का प्रारंभिक चरण था। और अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं और आप लोगों को बताऊं, जो सेकंड फेज रहा बच्चा एक्सपेरिमेंटल फेज, मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था, पहला लर्निंग फेज था, उसके बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल फेज था। एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर बच्चा हम लेके आए थोड़ा सा एडवांस व्हीकल, अगमेंटेड लिखा हुआ है, अगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी SLV को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। SLV को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। आप समझें इस बात को कि SLV के अंदर देखो, यहां पर आप लोग रियलाइज करेंगे 4 चरणों का इंजन था, 4 चरणों का रॉकेट था। अब 5 चरण यूज कर रहे थे हम। हालांकि आगे चल के सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक लर्निंग फेज के बाद अब एक्सपेरिमेंटल फेज आ गया था। ठीक है सर, तो यह भारत का SLV 5 चरणों वाला भारत का रॉकेट है, जिसे SLV-3 को संवर्धित करके आगे बढ़ा के बनाया गया, ताकि वास्तविक अभियानों के लिए उपग्रहों की लॉन्चिंग की जा सके। और इसके साथ साथ और इसको स्थापित करने के लिए, जैसे SLV के लिए एक SLV को रोहिणी सीरीज के उपग्रहों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ऐसे ही एसरोस का मतलब होता है स्ट्रेच कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। रोहिणी सीरीज को ही बढ़ा दिया गया था, रोहिणी सीरीज के ही सैटेलाइट को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया और उसको लॉन्च कराया बच्चा 5 चरणों वाले रॉकेट से, जिसका नाम है ASLV, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान।
इसे लॉन्च कराया गया और इसके अंदर सभी जो 5 के 5 जो है, क्योंकि उसमें यह सोचा गया अगर 4 ठोस प्रणोदक हैं तो अगर 5 यूज किए जाएं ठोस प्रणोदक जो चैम्बर है, चरण है, तो वो रॉकेट और ऊपर तक जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया गया था बच्चा। चलिए मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों से डिस्कस करके और आप लोगों को बताता हूं। ये मैंने बच्चा पूरा कोशिश की है आपके सामने सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। आप इसको बहुत प्यार से देखिए, बहुत आराम से इस चीज को समझिए। एसरोस की सीरीज के लिए बनाया गया स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, इसका फुल फॉर्म है। एसरोस की सीरीज में टोटल 4 जो बच्चा उपग्रह बनाए गए और पहला उपग्रह 1987 के अंदर ASLV D1 के द्वारा छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। एसरोस 2 1988 के अंदर ASLV D2 के द्वारा छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। एसरोस का थर्ड बच्चा 1992 में ASLV D3 के द्वारा छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से, ये पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ। यानी भारत में अगर देखा जाए 1992 को भारत को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई उड़ान दे सकते हैं और देने में सक्षम है। इसके बाद में अगर आप लोगों से बात करूं 1994 ASLV D4 श्रीहरिकोटा, ये भी पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ बच्चा। मैंने आपको बताया यहां पर एक फिगर दिखाया है ASLV का, आप देख सकते हैं। ASLV का फिगर है जिसके अंदर 5 चैम्बर यूज किए गए थे बच्चा और 5 के 5 चरणों में यूज किया गया है क्या? ठोस प्रणोदक। 5 के 5 चरणों में यूज किया गया है क्या? ठोस प्रणोदक यूज किया है बच्चा। यहां पर देखिए ठोस प्रणोदक है HTPB, वही हाइड्रोक्सी टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन, इसका उपयोग किया गया है। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ASLV रॉकेट को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी रॉकेट के नाते भारत में स्पेस प्रोग्राम वास्तविक अभियान छोड़ने की शुरुआत हुई थी। स्पेस कार्यक्रम जितने भी आए उन सबको एक्चुअल में जो लॉन्चिंग मिली थी बच्चा, वो इससे मिली थी, क्योंकि इससे पहले वाला तो हमारा लर्निंग फेज था, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चा। मैं कोशिश इस बात में लगा हुआ हूं कि आप लोगों को एक स्टेप टू स्टेप सारी चीजें मिले, एक ऐसा एहसास मिले, आप लोगों को ये रियलाइज हो कि आप लोगों के साथ जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा, PDF की फॉर्म में ये आप लोग पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा बच्चा। आप सुनते जाइए, समझते जाइए। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, महसूस करना पड़ेगा। जब तक हम महसूस नहीं करते तब तक हम अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को डेवलप नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे। हमें इसको महसूस करना पड़ेगा बच्चा। देखिए मैंने आपके सामने सारी चीजें मैं लेकर के आया हूं। इसकी हाइट लगभग 23.5 मीटर के अराउंड थी और सभी सॉलिड प्रोपेलेंट इसको यूज किए गए थे। इसके अंदर पेलोड का यूज था बच्चा 150 किलोग्राम। अगर मैं इससे पीछे आप लोगों से बात करूं और यहां मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर पेलोड मास था बच्चा 40 किलोग्राम। ये 40 किलोग्राम के भार को उठा सकता था। और जो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि भाई ये जो है हमारा ASLV, ये 150 किलोग्राम के भार को उठा सकता था सर, 150 किलोग्राम के भार को उठा सकता था। तो ये अपने आप में ही एडवांस था बच्चा। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे और चलूं तो बच्चा ये चीज याद रखें, 2017 के अंदर ASLV का यूज हमने करना बंद कर दिया है। 1994 से 2017 तक भारत का कोई भी ऐसा अभियान जो लोअर अर्थ ऑर्बिट, आप कहेंगे सर ये लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या आ गया, ये चीज तो नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर बाद कक्ष जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, लियो, नियो, ये सब क्या होता है, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो रहा हो वो असफल नहीं हुआ, वह इससे ज्यादातर ऊंचाई पर नहीं जा सकता था। मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट के जो भी कार्यक्रम रहे वो इससे पूर्ण हुए, इससे पूरे हुए, और कोई भी एक सिंगल कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो असफल रहा हो 2017 तक, 1994 के बाद।
ठीक है बच्चा। यहां पर हम धीरे 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 देखो, सॉलिड प्रोपेलेंट क्या करता है, रॉकेट के अंदर थ्रस्ट पैदा करता है, उसके अंदर उछाल पैदा करता है। और लिक्विड प्रोपेलेंट क्या करता है बच्चा, लिक्विड प्रोपेलेंट उसके अंदर स्पीड जनरेट करता है। ठीक है सर। तो अब धीरे धीरे क्या था, अब धीरे धीरे था एक जो अंतरिक्ष के अंदर उपग्रहों को ले जाने की होड़ लग गई थी। जैसे SLV-3 40 किलोग्राम तक ले जा सकता था, ये 150 किलोग्राम तक लेके जा सकता था। अब हमें क्या करना था, अब हमें अलग अलग उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कराने के लिए उनके वजन को मेजर करना था, उनके वेट को मेजर करना था, जिसके उद्देश्य से रॉकेट बनाए जा सके बच्चा। तो हमने क्या किया, हमने उपग्रहों को भार के आधार पर डिवाइड कर लिया गया। जैसे उपग्रहों को सैटेलाइट के वेट के आधार पर हमने डिवाइड कर लिया गया बच्चा, मैक्रो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो बहुत छोटे थे, जिनका वजन 1 किलोग्राम से कम था, 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम से भी कम जिनका वजन था, उन्हें रखा गया पीको कैटेगरी के अंदर। नैनो कैटेगरी के सैटेलाइट बनाए बच्चा, जिनका वजन 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक था। माइक्रो कैटेगरी के सैटेलाइट बनाए जिनका वजन 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम था। अब इसके साथ यह एहसास हुआ कि कितने उपग्रह को हम एक साथ स्थापित कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कितने उनके वजन के आधार पर ही तो लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने मैक्रो सैटेलाइट, जैसे मिनी सैटेलाइट को हमने काउंट किया बच्चा, 50 से 100 किलोग्राम में रखा। स्मॉल सैटेलाइट को काउंट बनाया, 100 से 500 किलोग्राम में रखा। और हैवी सैटेलाइट को बनाया बच्चा, उसको 1500 किलोग्राम से ऊपर रखा बच्चा। ठीक है। रोहिणी सीरीज के जितने भी थे वो माइक्रो रखे थे बच्चा हमने, माइक्रो मतलब सब इस कैटेगरी के अंदर आए थे। और एस्रो सीरीज के थे वो मिनी सैटेलाइट थे, यानी 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक के बीच के सैटेलाइट थे वो। अब दौर था बड़े सैटेलाइट बनाने का, स्मॉल सैटेलाइट हो गया जैसे, हैवी सैटेलाइट हो गया जैसे। अब दौर था भारत को और आगे काम करने का। ये बीच में छोटा सा पार्ट इसलिए मैं लेके आया ताकि आप लोगों को यह एहसास हो कि अब तक जो भारत ने 2 सीरीज लॉन्च की हैं, एसरोस सीरीज और रोहिणी सीरीज। रोहिणी सीरीज पूर्ण रूप से बचा माइक्रो सैटेलाइट की थी। माइक्रो सैटेलाइट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पिको सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है बच्चा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब बच्चा, अब भारत के कुछ जो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, कुछ हैवी सैटेलाइट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और फिर दौर आता है जब, क्योंकि आज अब भारत बहुत सारे जो हैवी सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करा चुका है। ठीक है। वो कैसे लॉन्च करा चुका है, कैसे वो लॉन्च हुए हैं, किसके द्वारा लॉन्च हुए हैं, कि कौन सा रॉकेट उनमें यूज हुआ है, अभी देखिएगा। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, इसको लेकर के पजल नहीं होना है, क्योंकि GSLV, ये जीसेट जो 11 है, जीसेट 19 है, ये देखो मैंने यहां पर कोशिश ये कर रखी है बच्चा कि आप लोगों को कम से कम, क्योंकि अगर मैं यहां GSLV की बात ज्यादा रखता या PSLV की रखता तो हो सकता था कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। लेकिन मैंने कोशिश की है कम से कम आप लोगों के सामने ये चीजें लेके आने की। देखिएगा बच्चा, भारत का जो हैवी सैटेलाइट है वो GSLV 11 और GSLV 19 है। जैसे कि उसका वेट है 5854 किलोग्राम। लॉन्च हुआ था 5 दिसंबर 2018 को और उसे रॉकेट यूज किया गया था एलन 5 VA246। ये हमारा रॉकेट नहीं था बच्चा, ठीक है। फ्रेंच गुयाना से इसको रॉकेट, ESA का रॉकेट था ये, फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। इंडियाज मोस्ट हैवी सैटेलाइट जैसे GSLV Mark 3 के द्वारा, मैं इसके बारे में अभी ज्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। 5 जून को इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। मेरा कहना सिर्फ इतना है बच्चा, यहां बताने का टारगेट ये रखा है मैंने कि जो हैवी सैटेलाइट है, आपको एहसास हो कि हैवी सैटेलाइट बहुत हैवी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत के अंदर हुआ है अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आपको, चलिए ये मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फिर थर्ड फेज आता है बच्चा, डेमोन्स्ट्रेशन फेज, प्रदर्शन का चरण। कैसे प्रदर्शन हुआ, यानी सबसे पहले लर्निंग फेज था, सेकंड एक्सपेरिमेंटल फेज था, थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन का था। अब दुनिया को दिखाने की बात आ गई थी, अब दुनिया के सामने अपनी पावर को शो करने की बात आ गई थी। कैसे हम दुनिया को दिखा सकते हैं, अब वो बात कहानी की शुरुआत होती है। देखिए सर, PSLV 1993 के अंदर आया है और GSLV 2001 के अंदर आया है। दोनों को मैं अगर आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, तो यहां पर इस तरीके से समझिए, जैसे हमारी अर्थ है बच्चा, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह, बहुत अच्छे से समझना, अगर स्थापित किया जाए पोल टू पोल, ठीक है सर, तो वहां पर पोल टू पोल
तो वहां पर PSLV की आवश्यकता होती है, और जो इक्विटोरियल ऐसे जो लॉन्च किया जाएगा वहां पर GSLV की आवश्यकता होती है। कोशिश की है मैंने आपको बताने की, यहां पर PSLV की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए मैं शुरुआत करता हूं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। यह पोलर ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करता है और इसकी जो ऊंचाई है 400 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर तक सैटेलाइट छोड़ने की है। PSLV से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और 5 साल तक ये काम करते हैं, क्योंकि पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। ये ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करते हैं, इनको कम समय तक ही छोड़ा जाता है। GSLV है, GSLV जो जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, इससे जियो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जियो सैटेलाइट वह होते हैं जिनसे टीवी, मोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इनकी ऊंचाई है, ये भूमध्य रेखा क्या जो है बिल्कुल उसके लंबवत उसके छोड़े जाते हैं, और इनकी ऊंचाई लगभग बचा 1500 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें, टीवी की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मोबाइल की बात करें, जैसे अभी लाइव मैच चल रहा है, लाइव मैच हम अपने घर देख रहे हैं, तो ये जो लाइव चीजें हैं, हम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को तकनीकी है, ये तकनीकी है, GSLV का कमाल है, और GSLV से जो जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनका कमाल है। बच्चे को मुखर्जी नगर की अगर मैं बात करूं, बच्चे को कोई रूम लेने के लिए आना है तो आजकल नहीं घूमना पड़ता उसको कि वो इधर भी देखने जा रहा है, इधर भी देखने जा रहा, नहीं, वो ब्रोकर को क्या कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास जो है उसका वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं यहीं देख लूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यानी टाइम कितना बच रहा है, आप मेरे को देख पा रहे हो, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देख पा रहे हो, ये क्या है, ये टाइम बच रहा है बच्चा हमारा। यानी ऐसी ऐसी तकनीकियां, GSLV से कनेक्टिविटी लोगों में बहुत बड़ी है। अब सोच के देखो बच्चा, GSLV अगर नहीं है या ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर नहीं है, और कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, उस इंसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कम से कम कई महीनों लग जाएंगे, और तब जाके वो पहुंचेगा। तो यहां मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं बच्चा, तो GSLV ने हमारे जो जनजीवन को है, आम जीवन को है, वो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान बना दिया है। और इसी बात के लिए GSLV को 2001 में, और GSLV आने के बाद बहुत सारी क्रांतियां आई हैं, ये मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप इतना ही समझे, जो PSLV है वो पोल से जो व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं, पोल टू पोल, उनके लिए होता है बच्चा, और जो भूमध्य रेखा के लंबवत लॉन्च किए जाते हैं ये उनके लिए होता है हमारा GSLV। ठीक है सर, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं PSLV, पोलर लॉन्चिंग सैटेलाइट व्हीकल। अब थोड़े से हम समझदार भी हो गए थे, क्योंकि जब इंसान एक्सपेरिमेंट करता है तो इंसान सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। और जब ASLV से हमने ये सीखा कि हमने उसके अंदर भले ही ठोस प्रणोदक यूज किया हो, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया हो, लेकिन उन ऊंचाइयों को तो नहीं छू पा रहे हैं हम जो हमारे लिए जरूरी थी। तो हमने क्या किया, अब की बार हमने जो फर्स्ट स्टेज था, अब की बार वापस हम 4 स्टेज पर आए। पहला पॉइंट तो ये समझिए, वापस हम 4 चरण का उपग्रह लेकर के आए, रॉकेट लेकर के आए बच्चा। और उसके अंदर जो पहला चरण था, पहला चरण वो सॉलिड प्रोपेलेंट का रखा गया बच्चा। दूसरा जो चरण था वो लिक्विड का रखा गया अब की बार। तीसरा जो चरण था वो फिर से सॉलिड का रखा गया, और फोर्थ जो चरण था बच्चा वो फिर से लिक्विड का रखा गया। यानी एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक लिक्विड, और 4 ही चरण रखे गए। और यहां पर मैंने आपको बताया था हमारा सैटेलाइट प्लेस होता है। अब यहां देखो, HTPB के बारे में, सॉलिड प्रोपेलेंट के बारे में आप सब जानते हैं। ये जो सेकंड स्टेज में उपयोग किया हुआ ये लिक्विड था,
USDH अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रेसीन, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रेसीन, ये था बच्चा। उसके बाद यहां पर थर्ड स्टेज हमने यूज किया वही HTPB, और फोर्थ स्टेज पर यूज किया बच्चा MMH मोनो मिथाइल हाइड्रेसीन। यानी हम ये देखना चाह रहे थे, ये था बच्चा, एक ऊंचाई के बाद ग्रेविटी कम हो जाती है, तो ऊंचाई के बाद जब ग्रेविटी कम होगी, जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो वहां पर किस आधार से, किस तरीके से रॉकेट की स्पीड में इजाफा किया जा सकता है, बढ़ाई जा सकती है स्पीड। और उसी पॉइंट को मानते हुए, उसी पॉइंट को देखते हुए ये दोनों अलग अलग जो द्रव प्रणोदक है, जो लिक्विड प्रोपेलेंट है बच्चा, उनका उपयोग किया गया। और भारत ने 3 प्रकार के PSLV का गठन किया। नंबर 1 PSLV CV, नंबर 2 PSLV SV और नंबर 3 PSLV XL। कोर वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन और एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन, ये 3 प्रकार के अलग अलग रॉकेट बनाए गए। PSLV के 3 प्रकार के रॉकेट बनाए गए बच्चा। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने ब्रेन में इस बात को सेट करें पहले तो, कि SLV3 जो कि 4, जिसमें क्या थे, सॉलिड प्रोपेलेंट थे, फिर SLV जो है ASLV जिसके अंदर 5 सॉलिड प्रोपेलेंट चैम्बर थे, और फिर आता है बच्चा PSLV जिसके अंदर 1 सॉलिड 1 लिक्विड, 1 सॉलिड 1 लिक्विड, चैम्बर भी 4 रखे गए, उसमें से 1 सॉलिड रखा गया, 1 लिक्विड रखा गया, 1 सॉलिड रखा गया, 1 लिक्विड रखा गया। ठीक है बच्चा, इसको ही हम फॉलो करते हैं और आगे एक बार देखते हैं। PSLV 4 चरणों का रॉकेट है, मैंने बताया अभी आपको, यह भारत का पहला द्रव प्रणोदक लिक्विड प्रोपेलेंट का आधारित रॉकेट है, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। जी, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ये माना जाता है। कोर वर्जन में क्या किया बच्चा, वह सैटेलाइट जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, वह रॉकेट जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, बिल्कुल बड़ा ही नॉर्मल तरीके से यूज किया गया। जिसे ऐसा PSLV जिसमें बूस्टर मोटर का यूज नहीं किया गया, यानी कोई एक्स्ट्रा मोटर, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहां पर देखो बूस्टर मोटर यहां लगी हुई है साइड में, ये जो बूस्टर मोटर है, अगर मैं यहां आप लोगों से बात करूं तो बच्चा देखो ये बूस्टर मोटर, ये जो साइड में लगी हुई है, इनका कोई भी उपयोग इसके अंदर नहीं किया गया था। ठीक है, कोई भी उपयोग इसमें नहीं किया गया था। इसके बाद ऐसे PSLV 700 किलोग्राम के पेलोड वाले उपग्रह को छोड़ने में सक्षम थे। इनसे 700 किलोग्राम तक का जो है उपग्रह इनसे छोड़ा जा सकता था। किससे? PSLV कोर वर्जन से। PSLV स्टैंडर्ड वर्जन की बात करूं, जिसमें बूस्टर मोटर का उपयोग किया गया बच्चा, बूस्टर मोटर यूज की गई। ठीक है, PSLV SV के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें 1500 किलोग्राम के पेलोड वाले उपग्रहों को छोड़ा जा सकता। 1500 किलोग्राम वाले पेलोड जो के उपग्रहों को छोड़ा जा सकता है बच्चा। ठीक है, इतने भारी उपग्रहों को छोड़ने में यह सक्षम रहा है। उसके बाद PSLV एक्स्ट्रा लार्ज की अगर बात करो बच्चा, तो PSLV एक्स्ट्रा लार्ज जिन्हें विशेष अभियानों के लिए तैयार किया जाता है, PSLV XL जिसे चंद्रमा पर, मंगल पर या दूर संचार उपग्रह को छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और 1993 में 20 सितंबर PSLV D1 पहला PSLV छोड़ा गया, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था। 1993 में 20 सितंबर को PSLV D1 पहली बार छोड़ा गया बच्चा, वो किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन भारत हार नहीं मानने वाला है, तो उसके बाद सेकंड आया बच्चा 1994 के अंदर PSLV D2 लॉन्च किया गया, जो कि पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ। और इसके साथ भारत ने अपने अभियानों का दौर तेज कर दिया। और उसके बाद PSLV D3 आया, PSLV C1 आया, 1996 के अंदर ही आए, 1999 के अंदर आया PSLV C2। मैंने आप लोगों को यह क्यों बताया? PSLV C2 भारत का एक ऐसा रॉकेट था जिसके आधार पर भारत ने पहली बार अंतरिक्ष की जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया में सेंस क्यों कह रहा हूं, बाहरी दुनिया मतलब जो विदेशी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, या जो आप कह सकते हो कि भारत ने भी अपने क्षमता को दूसरे देशों के सामने
उनमें अलग से प्रभाव देने के लिए उसको शो करना, उसको दर्शाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे भारत के इसी, अगर मैं PSLV C2 की बात करूं बच्चा, तो इसी के आधार पर भारत में पहली बार 2 खरीदार देश मिले थे भारत को, इसी रॉकेट के आधार पर। सैटेलाइट जर्मनी मिला था, एक तो जर्मनी का सैटेलाइट TLR ट्यूबसेट था, और एक दक्षिण कोरिया का सैटेलाइट था बच्चा किटसेट, और एक भारत का था, उसके अंदर ओशियन सेट। पहली बार भारत को एक साथ 3 रॉकेट लॉन्च करने को मिले थे, जिसमें से एक हमारा था और 2 रॉकेट थे, एक जर्मनी का और एक दक्षिण कोरिया का। इसी वजह से बच्चा एक बात समझ लेना, भारत के सबसे मजबूत देशों में से सबसे मजबूत रिश्ते इन्हीं 2 देशों के साथ कहे जाते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, आप आपके जीवन का सबसे पक्के वाला आपका दोस्त कौन रहा होगा? अब आप कोई अलग नाम लेगा, कोई अलग नाम लेगा, सबके ब्रेन में अलग अलग विचार आया होगा कि वो मेरा दोस्त रहा, वो मेरा दोस्त रहा। बच्चा, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपके जीवन का सबसे पक्के वाला दोस्त कौन रहा है आपका, जब बचपन में आप साइकिल चलाना सीख रहे थे और आपको कम साइकिल चलाना आ रहा था, या सीखने के दौर में थे, आप एक्सपेरिमेंट करने के दौर में थे, और तब भी आपके पीछे जो बैठ गया था पूरे विश्वास के साथ, वो आपका सबसे पक्के वाला दोस्त था। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जर्मनी और दक्षिण कोरिया भारत के वही देश थे जब भारत अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत कर रहा था, और पहले 2 खरीदार वही 2 देश थे बच्चा। इसलिए इन दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, जर्मनी हो और दक्षिण कोरिया हो। ठीक है, तो पहले जो 2 देश थे बच्चा। PSLV C13 अब तक बना नहीं है, इसको आज तक बनाया नहीं गया है। C39 ये सक्सेस नहीं हुआ था किसी कंडीशन से, और ये अभी 2021 में ये 51 आया है। 2021 के अंदर 14 फरवरी को 52 आया है, और अभी अगर मैं बात करूं जुलाई नहीं, अगस्त की बात करता हूं, अगस्त, PSLV C53 लॉन्च हुआ है बच्चा। ठीक है, और भारत ने आज तक 54 PSLV छोड़े हैं, जिनमें से 2 असफल रहे, और ये रहा D1 और D3। एक तो 39 असफल रहा, D1 असफल रहा था, और D3 असफल रहा था। ये असफल रहे थे बच्चा। ठीक है, तो ये सब असफल रहे और बाकी सफल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैंने कुछ और भी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। PSLV के कुछ स्पेशल फीचर हैं, स्पेशल बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा। PSLV C2 भारत का पहला PSLV रहा जिसने इसरो ने बाजार में प्रवेश किया, और भारत के पहले 2 ग्राहक विकसित देश जर्मनी और साउथ कोरिया रहे। मैंने अभी बताया था आप लोगों को। C11 यह भारत का पहला PSLV XL है जिसमें चंद्रयान 1 अभियान को छोड़ा गया। ये भी मैंने आपको, नाविक जिसके बारे, ये ऐसा नहीं है अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ये अभी तो PSLV पढ़ रहे हैं ना। नाविक PSLV C22 से नाविक अभियान की शुरुआत हुई बच्चा। PSLV 25 से मंगल मिशन छोड़ा गया। PSLV 37 से 15 फरवरी 2017 को भारत ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो पूरा विश्व ऐसे देख रहा था, भारत को खुली आंखों से, आंखें खोल के, आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था कि ये भी कलाकारी हो सकती है क्या। भारत ने 104 उपग्रहों को एक साथ, और वो भी सबके कक्ष में अलग अलग स्थापित करने का कारनामा भारत ने पहली बार पूरे विश्व में ऐसा कारनामा करके दिखाया बच्चा। इससे पहले USSR अकेला ऐसा कंट्री था जो मैक्सिमम उपग्रहों को एक साथ स्थापित कर पाया था। लेकिन उसके बाद ये भारत ने 15 फरवरी 2017 को ये कारनामा किया बच्चा, 104 उपग्रहों को एक साथ स्थापित करने का। और सबसे गजब की बात देखिएगा, 89 सैटेलाइट इसमें USA के थे, और 104 सैटेलाइट और 104 के चारों उपग्रहों को उनके कक्ष में स्थापित करना, यह कारनामा भारत ने किया था। यह हुआ था बच्चा PSLV C37 के थ्रू। PSLV C43 29 नवंबर 2018 को मिशन हाइसिस था। इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन इसके अंदर पहली बार जो तरंग दैर्घ्य किरणें हैं उनके अध्ययन के लिए छोड़ा गया था।
भारत की तरफ से, ठीक है सर। C44 इसे 24 जनवरी 2019 को, और अब तक का इसे क्यों मैंने इसको स्पेशल क्यों लिखा है, क्योंकि अब तक का सबसे तेज चलने वाला रॉकेट ये रहा है, और 13 मिनट और 27 सेकंड। मैंने पूरा प्रूफ, पूरी सारी चीजें आप लोगों के सामने मेंशन की है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए प्यारे बच्चों, और पूरा डिटेल आप लोगों को, पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर सबसे तेज चलने वाला सॉरी जो रॉकेट है वो 13 मिनट 27 सेकंड में स्थापित हो गया था, वो PSLV C44 रहा है। तो यहां तक मैंने आप लोगों से जो आज की क्लास है उसके अंदर SLV3 का जो प्रारंभिक चरण था हमारा, उसकी शुरुआत की हमने। उसके बाद जो लर्निंग फेज था बच्चा, सॉरी जो एक्सपेरिमेंटल फेज था उसकी बात की, जिसके अंदर ASLV यूज किया, और जो PSLV का जो मेन पार्ट था वो मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से इस पूरे पार्ट से, पूरे चैप्टर से, पूरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात का एहसास कर रहे होंगे कि हम बिल्कुल जब पहली बार स्पुतनिक से लेकर भारत के अंदर कैसे इनकोस्पार, इसरो और इसरो के बाद तमाम प्रोग्राम, तमाम कार्यक्रम भारत के अंदर आए हैं, वो पूरी डिटेल से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है बच्चा। SLV3, ASLV और PSLV, और PSLV से हुए जितने भी कार्यक्रम हैं, जो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हैं, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। यानी जब तक एक सोच समझ पैदा होगी ना, तो मेंस में उतना ही अच्छा हम रिटर्न कर पाएंगे बच्चा। महसूस करना है, मेरी हर बातों को महसूस करना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने GSLV लेकर आऊंगा, बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।